Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about water ionization कि वाटर आयनाइज किस तरह होता है और क्या क्या इसकी खसूसियात हैं, वाटर इट्स करेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ वी कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ आयनाइजेशन। अब बहुत सारी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की जो कि हम उसके अनचार्ज मालिक्यूल की बेस के ऊपर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई भी मालिक्यूल एज अ होल जो न्यूट्रल होता है, जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने कंपोनेंट्स में फ्रैक्शंस में सेपरेट हो जाता है, तो ये उसकी कहलाती है आयनाइजेशन। अब जो हमारे पास वाटर है कुछ हद तक जो है ये आयनाइज होता है। वाटर इज़ नॉट कम्प्लीटली आयनाइजेबल, ये पार्शली आयनाइजेबल होता है, मतलब एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। चाहिए तो ये कि दो हाइड्रोजन अलहदा हो जाएं और एक ऑक्सीजन जो है वो अलहदा हो जाए, लेकिन इस तरह ये डिसोसिएट नहीं होता, बल्कि ये डिसोसिएट होता है एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव के अंदर। दूसरे रिवर्सिबल रिएक्शंस की तरह जो आयनाइजेशन है इसको भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से, मतलब के की मदद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब वीक एसिड्स को डिज़ोल्व किया जाता है ना वाटर के अंदर, तो एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं बाय आयनाइजिंग। एच पॉजिटिव ये प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करना ही एसिड होता है वो हमारे पास, और जो बेसिस हैं वो एच पॉजिटिव को गेन कर लेती हैं। अब ये जो प्रोसेसेस हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स चलाते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर ये रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहे होते हैं। जिस तरह आयंस टूट रहे होते हैं उसी तरह आयंस मिल के वही जिस जिस कंपाउंड से, जिस मालिक्यूल से टूट के आयंस बन रहे होते हैं वापस उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है ना तमाम सोर्सेज से, उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है एज पीएच ऑफ द सोल्यूशन, मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड पीएच। अब हम बता सकते हैं कि जो आयनाइजेशन का स्टेट है वाटर का वो किस हद तक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में और आयनाइजेशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। अब जो प्योर वाटर है वो स्लाइटली आयनाइजेबल होता है, मतलब हम उसको 100% आयनाइज नहीं कर सकते। वाटर मालिक्यूल्स हैव अ स्लाइट टेंडेंसी टू अंडरगो रिवर्सिबल आयनाइजेशन टू यील्ड अ हाइड्रोजन आयन, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, और उसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन जिसे हम ओ एच नेगेटिव कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम के ऊपर हो रहा है। जिस तरह वाटर टूट के एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव बना रहे होते हैं, इसी तरह एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलकर वापस H2O वाटर बना रहे होते हैं। अब हम डिसोसिएशन प्रोडक्ट को शो करते हैं एज एच पॉजिटिव। अब जो फ्री प्रोटॉन्स हैं ये सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि हाइड्रोजन आयंस जो बनते हैं वाटर में वो फौरी तौर पे हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं H3O पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि ओवरऑल मालिक्यूल के ऊपर चार्ज आता है क्योंकि प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान में, वो हाइड्रेशन बनाती है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि एक वाटर जो है वो दूसरे के साथ बॉन्ड हो रहा है वाटर का मालिक्यूल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक साइड से प्रोटॉन ले लेगा और OH नेगेटिव निकलते चले जाएंगे। अब जो आयनाइजेशन है ना वाटर की, इसकी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से इसकी आयनाइजेशन मेजर कर सकते हैं। डेफिनेटली बात है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो फ्लो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, तो प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट रखता है। एच पॉजिटिव माइग्रेट्स टुवर्ड्स द कैथोड। डेफिनेटली बात है, पॉजिटिव चार्ज वाले मालिक्यूल्स जो हैं वो जाएंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ जाएंगे OH नेगेटिव। क्योंकि एनोड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। सो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इस वजह से अपोजिट चार्जेस अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। अब जो मूवमेंट है ना हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस की इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है बाकी आयंस की निस्बत, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव है, पोटाशियम पॉजिटिव है, या क्लोरीन नेगेटिव है। अब जो एसिड बेस रिएक्शंस हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। हम उनको इजीली जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत फास्टली जो है हमारे पास ये जितने भी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, ये आलमोस्ट विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं। अब चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्रूशियल होता है वाटर के सेलुलर फंक्शन के अंदर, इसलिए जो है हमारे पास ये आयनाइजेशन होती है वाटर की। अब चंद एक हमारे पास मीन्स हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर, कि हम बता सकते हैं कितनी क्वांटिटी तक, किस हद तक जो है वो वाटर आयनाइज हुआ है। अब जो पोजीशनल इक्विलिब्रियम की किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो हम उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KQ या KC से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A+ भी हमारे पास
रिएक्टेंट हैं। डबल एरो शो करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को, ऊपर वाला बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, नीचे वाला बता रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। C+D हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। तो इसके लिए हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, KF लगा देते हैं। वही पीछे आज जो आप पहले छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, उसके मुताबिक आप इसकी कंसंट्रेशन लिख लेंगे। उसके बाद KF इजिकल टू KR के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। KF ओवर KR वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है CD की कंसंट्रेशन से, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। और A और B की कंसंट्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी C और D की कंसंट्रेशन के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो KC या KE की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन आ गई, इसके हिसाब से हम इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करके बता सकते हैं कि किस हद तक जो है वो आयनाइजेशन हुई है। अब हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं हर एक स्पीशी की। डेफिनेटली बात है, हर एक की आयनाइजेशन पावर अलग है, हर एक की रिएक्शन पावर ईच एंड एवरीथिंग जो डिफरेंट है दूसरों से। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मेजर कर सकते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से एट इक्विलिब्रियम। डेफिनेटली बात है, हम जैसे पीछे देख के आए हैं, हर एक की हम कंसंट्रेशन पुट करते जाएंगे और हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर वैल्यू आप मिल जाएगी। अगर हमें बाकी 3 की वैल्यू 4 की वैल्यूज़ पता हो, C की ना पता हो या D की, किसी एक की भी ना पता हो, तो हम ईजिली उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये फिक्स्ड होता है और ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के ऊपर और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ये हमें ऑब्टेन होता है। अब ये बताता है कि फाइनल कंपोजिशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर की क्या है कि हम तक के शुरू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल नहीं होती। हम प्रोडक्ट की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन को और रिएक्टेंट की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं 9th के अंदर भी और 10th के अंदर इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने ये डिटेल में पढ़ा है कि हम किस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन को हर डायरेक्शन से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर तमाम कंसंट्रेशंस का पता हो रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। अब आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर हम वाटर को रिप्रेजेंट करेंगे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एट वाटर इक्विलिब्रियम इज स्मॉल। मिसाल के तौर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 10⁻⁹ मालिक्यूल जो प्योर वाटर के हैं वो आयनाइज होते हैं किसी भी मौके के ऊपर, किसी भी लम्हे के ऊपर। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास H2 जैसे पीछे इक्वेशन में हम देखें हैं डिजॉल्व होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब H पॉजिटिव OH नेगेटिव है तो इसकी कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी और H2O जो है हमारे पास फॉरवर्ड का था तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो इनकी कंसंट्रेशन पुट करके हम इक्विलिब्रियम के ऊपर इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जब हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल कंसंट्रेशन होती है ना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की प्योर वाटर के अंदर, तो सोल्यूशन को हम न्यूट्रल कहते हैं। जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ग्रेटर हो जाएगी तो OH की हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन डेफिनेटली कम हो जाएगी। अगर OH की ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन की कम हो जाएगी। When H is very high as in a solution of hydrochloric acid, OH must be very low। डेफिनेटली बात है, जब H की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोजन की तो जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा। जब OH की ज़्यादा होगी तब सोल्यूशन हमारे पास बेसिक होगा। अब pH स्केल बताता है कि H और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के हिसाब से किस तरह चलेगा ये सब कुछ। अब टर्म है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ नेगेटिव नहीं लिखा, 1/H पॉजिटिव लिख दिया। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास बराबर होती है pH के। और इसी तरह अगर हम सिंबल P की बात करें तो P नेगेटिव लोगैरिथम को डिनोट करता है कि pH का क्या मतलब है, नेगेटिव लोगैरिथम और हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रिसाइजली न्यूट्रल सोल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर और जिसके ऊपर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन आई है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अगर लॉग लिखते हैं तो हम 1/, कर देंगे। अगर माइनस लॉग लिखेंगे तो हम सीधा सीधा लिख देंगे इसको माइनस लॉग इंटू 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। तो अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 10⁻⁴ हमारे पास जो 7 है इसको हम यहीं रहने देते हैं। इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, तो माइनस जो हमारे पास जब हम लॉग लेते हैं जो रेज़ टू पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो 7 जो है वो शुरू में आ जाएगा, या हम प्लस का साइन लगा के इसको अलग ही रख लेते हैं 10⁻⁷ को। तो 10⁻⁷ जब शुरू में आ जाएगा log 10 1 के बराबर होता है, 7 1 जो 7 और log 1 जो है वो 0 के बराबर होता है। 0 + 7 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। और जबकि pH 7 जो है ये न्यूट्रल होती है। अब ये हमारे पास pH की वैल्यूज़ गिवन है हाइड्रोजन आयन की और OH नेगेटिव की। 10⁻0 जो है वो 0 के बराबर है, 10⁻⁻1 1 के बराबर आती है pH के। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है अच्छे से।
उसके बाद हमारे पास हाउस होल्ड ब्लीच की जो है वो बेसिक करैक्टर, जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे 14 की तरफ जाएंगे 7 से, तो वो बढ़ती चली जाएगी, बेसिसिटी बढ़ती है। 7 से नीचे की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है। हमारे पास ब्लैक कॉफ़ी की होगी, गैस्ट्रिक जूस और 1 मोलर HCl, इसकी हमारे पास जो है वो pH बढ़ती चली जा रही है। अब जो मेजरमेंट्स है ना pH ऑफ ब्लड और यूरिन की, वो बहुत ज़्यादा मेडिकल के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इनकी pH डिफाइन ना की जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह की कंसनट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स की और बेसिस की। अब जो pH है ब्लड प्लाज्मा की लोगों की, वो बहुत सवेर होती है। जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ जो शुगर होती है उसके अंदर नॉर्मल वैल्यू जो देखी जाती है वो 7.4 होती है। ये कंडीशन कहलाती है एसिडोसिस। अब चंद एक ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे pH जो ब्लड की है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्कालोसिस। उसके बाद है वीक एसिड्स और बेसिस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। अब जो हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स हैं इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। अच्छा, उसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये भी कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती हैं। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है तब डेवलप होता है बायोकेमिस्ट्स में जब वो बिहेवियर देखते हैं वीक एसिड्स का और वीक बेसिस का, जो कि कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होती जब उनको वाटर में ऐड किया जाता है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। तो ये हमारे पास कॉमन है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म, मतलब फूड की ब्रेकडाउन और उसकी फॉर्मेशन और उसके साथ साथ उसकी रेगुलेशन भी। एसिड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज प्रोटॉन डोनर्स और बेसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। एसिड जो है H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, बेसिस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन डोनर्स के करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर जो हैं ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं। तो एसिटिक एसिड जो हमारे पास CH3COOH ये प्रोटॉन डोनर है और एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव हमारे पास एक करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर है। डेफिनेटली बात है जहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है उसने दोबारा जाके आगे प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है वापस। तो इस तरह हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। CH3COOH में हमारे पास H पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन डोनेट हुआ है CH3COOH O नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये हमारे पास CH3 एसीटेट आयन जो है ये कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, जबकि H पॉजिटिव कॉन्जुगेट बेस के तौर पे एक्ट करेगा जब रिवर्सिबल रिएक्शन जाएगा। तो हर एसिड की एक कैरेक्टरिस्टिक खसूसियत होती है अपने प्रोटॉन को डोनेट करने की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ज़्यादा वो आसानी से जो प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब किसी भी एसिड की टेंडेंसी, उसकी सलाहियत जो है वो इसको हाइड्रोजन को लूज़ करने की एंड फॉर्म इट्स कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव, उसका क्या होगा कॉन्जुगेट बेस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से, जैसे कि HA, इसमें हमारे पास H पॉजिटिव क्या है कॉन्जुगेट एसिड है, जबकि A नेगेटिव हमारे पास क्या कॉन्जुगेट बेस है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के ऊपर जो आयनाइजेशन के रिएक्शंस हैं उन्हें हम आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट्स भी कहते हैं, जिन्हें हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बेसिस को Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, जैसे कि फास्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, उतने ही बड़े इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ होंगी। जितना वीक एसिड होगा, जैसे कि मोनोहाइड्रोजन फास्फेट है HPO4 नेगेटिव है, उतना छोटा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होगा। अब ये हमारे पास चंद एक मोनोप्रोटिक एसिड है, हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड्स हैं और ट्राईप्रोटिक एसिड एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे हम राइट टू लेफ़्ट, ये जो हमारे पास ब्लू वाली लाइन है ये बेसिसिटी को शो कर रही है, POH को शो कर रही है, जबकि 7 से नीचे की जानिब PH को शो कर रही है कि जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास pKa है ये एनालॉगस है pH के, और हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि pKa = -log of Ka, या हम इसको लिख सकते हैं log of 1/Ka। माइनस तब आता है जब हम इसकी पोजीशन को डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके आते हैं या न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। ऊपर वाले को नीचे या नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। जितना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उसका प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा और उतनी ही कम उसकी pKa की वैल्यू होगी। अब pKa और Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट और pKa दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर एसिडिटी ज़्यादा होगी तो pKa की वैल्यू कम होगी, और अगर एसिडिटी कम होगी तो pKa की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद टाइट्रेशन कर्व्स रिवील द pKa ऑफ अ वीक एसिड। अब जो टाइट्रेशन है इसको यूज़ किया जाता है कि कितनी अमाउंट जो है वो बताने के लिए कि कितनी अमाउंट एसिड की जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। एक जो मेजर्ड वॉल्यूम है ना एसिड का, वो टाइट्रेट किया जाता है सोल्यूशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एक ख़ास कंसनट्रेशन मतलब 10 ml ले लेते हैं इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन, और हम थोड़ा सा ले लेते हैं 1 मोलर या 2 मोलर हम ले लेते हैं 10 मिलीमीटर की बीकर के अंदर इसको एसिड को।
अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको स्मॉल इंक्रीमेंट्स के अंदर ऐड किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक इंडिकेटर ये डाई भी यूज़ करते हैं। अब इंडिकेटर का कलर चेंज होना बता देता है कि यहाँ पे सैचुरेशन हो गई है। अब जो कंसनट्रेशन है ना एसिड की ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम द वॉल्यूम एंड कंसनट्रेशन ऑफ NaOH एडेड, कि कितना हमने बीकर उसके अंदर टाइट्रेशन कर के अंदर हमने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और कितना यूज़ हुआ है, 10 ml हो गया या 8 हो गया या 7 हो गया, वो हम माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू कितनी यूज़ हुई है। अब जो प्लॉट है ना pH का उसके NaOH के अमाउंट के अगेंस्ट, उससे हम कहते हैं टाइट्रेशन कर्व, वो बताती है कि pKa क्या है किसी भी वीक एसिड की। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, और 0.1 मोलर हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो H2O डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। इसी तरह HAC हमारे पास डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस AC नेगेटिव के अंदर। तो हमारे पास ये कर्व बताती है कि शुरू में हमारे पास एसिटिक एसिड ज़्यादा होता है, फिर एक पोजीशन के ऊपर आके हमारे पास बफर सोल्यूशन बन जाता है जहाँ पे एसिड और बेस की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। ये जो हमारे पास सेंटर में लाइन नज़र आ रही है आपको, 2 एरोज नज़र आ रहे हैं मिलते हुए आपस में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर आ गया रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बफरिंग रीजन आ जाता है जहाँ यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है आयंस की भी और ओरिजिनल हमारे पास रिएक्टेंट की भी। अब जैसे ही NaOH की अमाउंट जो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, OH नेगेटिव जो है वो मिलके H पॉजिटिव के साथ H2O बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जो एसिड है हमारे पास वो डिसोसिएट हो जाता है। अब रिजल्ट हमारे पास टाइट्रेशन का ये आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास एसिड्स हैं वो आयनाइज होते हैं जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है, ताकि रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब मिड पॉइंट के ऊपर टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, एक्जैक्टली 0.5 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH हैज़ बीन एडेड, कि 0.5 मोलर हम ऐड कर देते हैं। अब जो 1/3 हमारे पास ओरिजिनल एसिटिक एसिड है उसकी डिसोसिएशन होती है। सारा का सारा डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि एसिटिक एसिड भी हमारे पास पार्शली आयनाइजेबल है, कम्प्लीटली नहीं है। इसी तरह जो कंसंट्रेशन है प्रोटॉन डोनर की वो फिर बराबर हो जाती है प्रोटॉन एक्सेप्टर के बराबर, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस जो है वो उनकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। इसी तरह मिड पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है, यहाँ पे इक्विमोलर सोल्यूशन आ जाता है एसिटिक एसिड का और एसीटेट आयंस का, मतलब दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि pK ऑफ एसिटिक एसिड। अब जैसे टाइट्रेशन जो है वो चलती रहती है, मज़ीद इंक्रीमेंट्स करते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते चले जाते हैं, मज़ीद ऐड करते हैं, तो बाकी जो हमारे पास नॉन डिसोसिएटेड एसिटिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट के अंदर। अब एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन क्या होता है, हमारे पास pH 7 हो जाती है, तमाम का तमाम एसिटिक एसिड जो हैं वो अपने प्रोटॉन लॉस कर देते हैं OH को, और OH से आगे फिर बन जाता है OH और H मिलकर बना देते हैं H2O, और इसके साथ साथ एसीटेट बनता रहता है।